सुप्रभात, सुप्रभात या शुभ संध्या दोस्तों। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक वंश है जो कि एंशिएंट हिस्ट्री में हमको देखने को मिलता है, जिसका नाम है मौखरी राजवंश। ठीक है, तो मौखरी राजवंश के बारे में बात करेंगे और उसके असाइनमेंट कैसे बनाएंगे। इसमें आपको दो चीजें शामिल हैं कि अगर आपको एग्जाम में पूछ दे कि मौखरी राजवंश के बारे में कुछ बताएं तो मौखरी राजवंश के बारे में आप बता सकते हैं, और साथ ही साथ असाइनमेंट कैसे बनाएं इस बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में सबसे पहले देखेंगे कि असाइनमेंट का मूल आधार क्या होता है। मूल आधार जो असाइनमेंट का होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो असाइनमेंट में जो है मूल आधार उसका हो जाएगा कि आपको असाइनमेंट का पेपर जो है बहुत अच्छे से बनाना है, मतलब कि देखने में अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, जो भी हो, तो असाइनमेंट के जो मूल आधार हैं कि उसमें आपको पेपर अच्छे से बनाना है और फ्रंट पेज पे आपको अपने टीचर और अपने बारे में जो है इंफॉर्मेशन देना है और साथ ही साथ कॉलेज का नाम लिखना है। ये सब चीज़ें आपको फिलअप करना है। फिर देखते हैं कि असाइनमेंट में जो है उसके बाद हम कौन सी प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो असाइनमेंट में उसके बाद हम लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या लिखेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो असाइनमेंट के साथ साथ अगर एग्जाम में भी मौखरी राजवंश के बारे में पूछा गया हो तो उसके बारे में भी हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम मौखरी राजवंश के इतिहास के शुरुआत, ठीक है, शुरुआत के जो इतिहास है उसके और साथ ही साथ क्या कारण थे इस पर विचार करेंगे। ठीक है, इन दो चीज़ों पे खास ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद जो है सबसे महत्वपूर्ण जो कि है स्रोत। ठीक है, स्रोत आपको याद रखना है कि कौन कौन से स्रोत हैं और कौन से स्रोत में किस बारे में बात किया गया है, तो इसके बारे में आपको बताना होगा, तभी जाकर के आपका आंसर जो है सही होगा। तो मौखरी राजवंश के स्रोत के बारे में हम बात करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि उसमें कौन कौन राजा हैं उनके नाम को लिखेंगे कि कौन कौन राजा हैं और क्या क्या उन्होंने किया है, उस बारे में बाद में लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या है कि राजाओं के नाम लिखने के बाद राजाओं के बारे में और उनके इतिहास और गतिविधि, राजनीतिक इतिहास और उनकी गतिविधि, उन्होंने क्या क्या किया, इस पर विचार करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जब राजनीतिक इतिहास खत्म हो जाता है और उनकी गतिविधियों के बारे में हम बात कर लेते हैं, तो फिर बात करते हैं कि उनका पतन कैसे हुआ और किसने उनको पतन किया और अंतिम राजा कौन थे और किसने हराया, और फिर उनका जो राज खत्म हुआ तो कौन उसके बाद राज करना शुरू किया। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे और क्या लिखेंगे। तो फिर देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम परिचय लिखेंगे। ठीक है, मौखरी राजवंश के बारे में परिचय, और ऐसे अगर पेपर लिखेंगे तो काफ़ी बेहतर लगेगा, देखने में अट्रैक्टिव लगेगा, जिससे टीचर भी आपको मार्क्स देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मौखरी वंश जो है अन्य बहुत सी प्राचीनतम तथा महान शासकों में से एक है। ठीक है, जैसे कि इसके बारे में हम बताएंगे, बहुत सारे मतलब महान शासक हुए, जिनमें से एक ये भी है। हालांकि हाँ, वो उतना बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी इन्होंने भी अच्छा खासा शासन किया है। ठीक है, तो इस बारे में लिखे। फिर इस वंश ने भी काफ़ी दिनों तक राज किया, मतलब काफ़ी दिनों तक ये लोग भी राज किए थे। काफ़ी साम्राज्य विस्तार किया इन्होंने। इनके एक राजा थे, वो उन्होंने ईशान वर्मा शायद थे। तो ईशान वर्मा ने काफ़ी अपना साम्राज्य विस्तार किया। ठीक है, और वो महान राजा भी उसमें हुए थे। इनकी प्राचीनता का पता हमें इससे चलता है क्योंकि इनका जो लेख हमें मिलता है वो ब्राह्मी लिपि में मिलता है, जो कि मौर्यन साम्राज्य की ब्राह्मी लिपि है। तो समझिए कि मौर्यन साम्राज्य की ब्राह्मी लिपि बाद में मतलब भाषाओं में बदलाव होते रहते हैं, तो इनमें बदलाव नहीं था, मतलब कि ये लोग जो लिखे थे इनकी काफ़ी पुरानी लिपि थी। तो सबसे पहले जो मिलता है इनका वो बहुत पुरानी लिपि थी, जिससे हम समझ सकते हैं कि इनकी प्राचीनता हो सकती है। ठीक है, तो उसके बाद हम लिखेंगे कि यह वंश बहुत पुराना है। तो पुराना है अपने शब्दों में लिखेंगे, किताबी भाषा हम नहीं लिखेंगे। यह वंश शुरुआती दौर में छोटे स्तर पर था। देखिए, अपने शब्दों में लिखने का मतलब है कि अपने शब्दों में इस तरह लिखेंगे कि लगे कि हाँ, हम लोकल लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, ये तो किताब में कलिष्ट भाषाओं का, कलिष्ट शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो उसका प्रयोग करने से हम बचना चाहिए, और इधर उधर कुछ पॉइंट्स हो तो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, फिर जो धीरे धीरे अपनी शक्तियों को उत्कृष्ट मतलब कि बढ़ाने का शुरुआत कर दिया और उन्होंने बढ़ाया। ठीक है, और
अपने आप को राज करने योग्य बनाया, बहुत सी लड़ाई भी इन्होंने लड़ा था। ठीक है, फिर उसके बाद है कि ऐसा माना जाता है कि इस वंश के अन्य नाम भी हैं। मतलब ऐसा माना जाता है कि इस वंश के अन्य नाम भी हैं जो अन्य स्रोतों से हमें पता चलता है। ठीक है, उदाहरण के लिए कुछ स्रोत हैं, उनके बारे में हम लिखेंगे। ठीक है, ये परिचय है, परिचय में छोटी छोटी लैंग्वेज में लिखेंगे कि क्या क्या होता है। ठीक है, अब देखिए, हर्षचरित में मुखर वंश नाम मिलता है हमको, फिर कादंबरी में जो है मौखरी वंश मिलता है, फिर अनंत वर्मा अपने गुहा लेख में लिखते हैं अपने आप को मौखरी राम लिखते हैं। ठीक है, मौखरी राम कहते हैं। तो इनका 3 तरह का नाम हो गया, मुखर वंश, मौखरी वंश और मौखरी राम। ठीक है, फिर हरहा लेख में मिलता है, इनके बारे में मुखरा कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है, मुखरा कहा जाता है। फिर उसके बाद देखिए अपने तरीके से लिखेंगे कि इस नाम से ऐसा प्रतीत होता है कि मौखरी जो नाम है किसी आदि पुरुष का नाम है। ये इससे पुरुष का बोध हो रहा है, इसीलिए हम मानेंगे, मतलब ऐसा प्रतीत होता है, अपना विचार भी रखेंगे, आदि पुरुष का नाम है। इस वंश का प्रथम व्यक्ति या संस्थापक होगा, हो सकता है मौखरी इनका प्रथम संस्थापक होगा, जैसे कि श्री गुप्ता पीरियड में हम लोग देखते हैं, तो उन्हीं पे चलते आता जाता है बहुत सारा नाम। ठीक है, उसी तरह से मौखरी हो सकता है नाम हो, और इसी से हमें लगता है, ऐसा महसूस होता है कि ये पितृसत्तात्मक वंश था, अपने पिता को ज्यादा मानने वाला था। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हम बात करते हैं कि इनके 3 स्थानों पर वंश मिलते हैं, मतलब कि इनका जो वंश है बिहार में, कन्नौज में तथा मालवा, तीनों जगह पे इनका वंश मिलता है। हो सकता है कि एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरी जगह रहे होंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तीनों जगह पे ये अपना अपना, मतलब जो परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं तो अलग अलग जगहों पे ले जा करके बस जाते हैं। तो दक्षिणी बिहार में था, फिर कन्नौज और मालवा, 3 जगह पे इनका जो है मिला है। ठीक है, जानकारी के अनुसार। और उसके बाद है सभी राजनीतिक गतिविधि तथा व्यापार तथा शासन जो भी था उसका केंद्र जो था वो कन्नौज था, इसीलिए कन्नौज जो है काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। तो कन्नौज के मौखरी वंश भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुए। अब हम स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे और अन्य मौखरी वंश से जुड़े विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये था टोटल हमारा परिचय। ठीक है, तो परिचय में हम लोग इन छोटी बड़ी बातों को हम लोग देखें, और इसके बाद जो है हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो अगर आगे हम बात करें तो आगे हम कहेंगे मौखरी वंश के बारे में हम क्रम से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मौखरी वंश के बारे में अगर हम क्रम से चर्चा करें तो यहाँ पे शायद मिट गया है, हाँ अभी दिखने लगा। मौखरी वंश जो है किस तरह से, तो मौखरी वंश, और मौखरी वंश में हम जानेंगे सबसे पहले जानने का स्रोत क्या क्या है। तो स्रोत के बाद वो परिचय था, परिचय के बाद अब हम शुरू कर रहे हैं मौखरी वंश को जानने का स्रोत, और फिर देखेंगे इनकी उत्पत्ति कैसे हुई और प्रमुख शासक, और फिर में लास्टली अंत हो जाएगा इनका। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे स्रोत के बारे में अगर हम बात करें तो स्रोत जो है कुछ इस तरह से है। बाण भट्ट का हर्षचरित, पहला स्रोत हमें मिलता है बाण भट्ट का हर्षचरित। तो बाण भट्ट ने जो अपना हर्षचरित लिखा था उसमें इनके बारे में जो है विस्तार से उन्होंने बताया है कि इस स्रोत से मुख्य रूप से हमें मतलब मुख्य रूप से 2 बार लिखा गया है, कोई बात नहीं, मुख्य रूप से 2 राजाओं के बारे में पता चलता है, अवंती वर्मा और ग्रह वर्मा। ठीक है, तथा इनके अलावा वर्धन वंश तथा मौखरी वंश के बीच के संबंध के बारे में पता चलता है। ठीक है, मौखरी वंश और वर्धन वंश 2 वंश थे जिनके बीच के संबंध के बारे में हमको बाण भट्ट के हर्षचरित के बारे में पता चलता है। ठीक है, इनके काल के घटनाओं तथा राजनीतिक गतिविधियों के बारे में भी पता चलता है। ठीक है, किससे पता चलता है, बाण भट्ट के हर्षचरित से। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो अन्य जानकारी हमें पुरातत्व स्रोत से भी मिलता है। तो पुरातत्व स्रोत में है हमारा क्या, हरहा का लेख। ठीक है, तो हरहा का जो लेख है यह लेख हमें उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में हरहा नामक स्थान से मिलता है। ठीक है, इनकी खोज किसने की थी, एच.एन. शास्त्री ने किया था। ठीक है, इनकी खोज किसने की थी, एच.एन. शास्त्री ने। ठीक है, 1915 में इन्होंने किया था। इसमें हमको जो है यह सूर्य वर्मा द्वारा खुदवाया गया था। सूर्य वर्मा, कौन वर्मा, सूर्य वर्मा। ठीक है, जो ईशान वर्मा का जो है पुत्र था और उसने जो है खुदवाया था। तो इसमें हमको उसके पहले के सारे राजाओं के बारे में पता चलता है, हरि वर्मा, आदित्य वर्मा, ईश्वर वर्मा और ईशान वर्मा। ठीक है, और सूर्य वर्मा ने खुदवाया था। उनकी घटनाओं के बारे में तथा राजनीतिक गतिविधियों के बारे में भी इससे पता चलता है। कौन सा लेख था, हरहा का लेख। ठीक है, ध्यान रहेगा। फिर उसके बाद जो है हम बात करेंगे जौनपुर के लेख के बारे में। तो जौनपुर के लेख में, इस लेख में हमें उत्तर प्रदेश
मतलब ये जो लेख है हम लोग उत्तर प्रदेश के अटाला मस्जिद, कौन सा मस्जिद, अटाला मस्जिद के दरवाजे पर खुदा हुआ पाया जाता है जौनपुर में, जो कि स्थित है। इससे प्रथम 3 राजाओं के बारे में पता चलता है। पहला राजा हरि वर्मा, दूसरा आदित्य वर्मा और तीसरा ईश्वर वर्मा के बारे में हमें पता चलता है। अब आगे अगर हम बात करेंगे और उसके साथ साथ ईश्वर वर्मा के साथ साथ इनकी उपलब्धियों के बारे में भी जानकारी हमें मिलती है। कौन से, जौनपुर के लेख से। ध्यान रहे इस बात का, आप ध्यान रखिएगा कि क्या क्या मैंने बोला। हरहा का लेख, जौनपुर का लेख, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे अगले लेख के बारे में। ठीक है, तो अगले लेख के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, असीरगढ़ का लेख, तीसरा लेख है असीरगढ़ का लेख, जिसे हम लोग मुद्रा लेख कहेंगे। ठीक है, मुद्रा लेख, वहां पे मुद्रा मिलता है इसीलिए। यह मुद्रा लेख असीरगढ़ के बरार नामक, कौन सा जगह, असीरगढ़ के बरार नामक स्थान से हमें प्राप्त होता है, जिसमें जानकारी तांबे की मुद्राओं पे खुदा हुआ मिलता है। इसको किसने खुदवाया, इसको सर्व वर्मा, सूर्य वर्मा ने, इसके पिछले वाले में बताया गया था कि सूर्य वर्मा ने जो है हरहा का लेख लिखवाया था। ठीक है, और इसको किसने लिखवाया था, सर्व वर्मा ने। ठीक है, कौन सा मुद्रा लेख, असीरगढ़ का मुद्रा लेख। ठीक है, ध्यान रहे इस बात का। फिर उसके बाद हम बात करेंगे नागार्जुनी तथा बराबर का लेख। नागार्जुनी तथा बराबर का जो लेख है हमें पहाड़ियों से मिलता है और दक्षिण बिहार से मिलता है, मतलब गया से मिलता है और नागार्जुनी के पहाड़ियों से मिलता है। फिर उसके बाद जिसमें 3 लेख मिलते हैं, 3 राजाओं के बारे में बात करता है, यज्ञ वर्मा, शार्दुल वर्मा और अनंत वर्मा। 3 राजाओं के बारे में हमें पता चलता है। यह जो राजा थे ये कहाँ के राजा थे, ये थे बिहार शाखा के राजा, दक्षिणी बिहार के। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे बरवा का यूपलेख। बरवा के यूपलेख के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। यह अभिलेख राजस्थान में मिलता है, स्थान याद रखिएगा, राजस्थान में मिलता है। इसकी जानकारी से यहाँ के, मतलब राजस्थान के जो मौखरी वंश थे उसके बारे में हमको पता लगता है। यज्ञ युग पर इसको खोदा गया था। ठीक है, यज्ञ युग मतलब जिसमें यज्ञ करा जाता है। ठीक है, चलिए अब है सोहनाग का लेख। सोहनाग का लेख जो है देवरिया में मिलता है, सोहनाग नामक स्थान पे मिलता है। बस इतना ही लिखना है। फिर बात करेंगे मुद्राओं के बारे में, तो यह भी, मुद्रा भी एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है मौखरियों के बारे में जानने के लिए इसमें, और यह जो है फैजाबाद के भिटौर से मिलता है। फैजाबाद के भिटौर नामक स्थान से मिलता है। इससे मौखरी वंश के तिथि भी प्राप्त होते हैं, तो इससे पता चलता है कि मौखरी वंश की शुरुआत कब हुई, अंत कब हुई, ये सब चीज़ें हमें पता चलती है। ठीक है, तो इस बारे में हम बात करेंगे और इसमें राजाओं के नाम भी हमको मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं उत्पत्ति के बारे में। तो दोस्तों आगे बात करते हैं उत्पत्ति के बारे में। ठीक है, उत्पत्ति में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए, इनकी उत्पत्ति जो है उत्तर गुप्त वंश के पतन के बाद, मतलब कि उत्तर गुप्त वंश थे उनके पतन के बाद अच्छे से इनका विस्तार हुआ। ठीक है, यह वंश मुख्य रूप से कन्नौज में बहुत अच्छे तरीके से फला फूला। ठीक है, मौखरी वंश जो है दक्षिणी बिहार और राजस्थान, मालवा जो है, इन सब क्षेत्रों के जो मौखरी वंश थे उनका अच्छा खासा विस्तार नहीं हुआ, लेकिन कन्नौज वाले अच्छा खासा अपना विस्तार कर लिए। ठीक है, फिर इसके बाद बात करें तो यह उत्तर गुप्त शासकों के समय सामंत थे। यह उत्तर गुप्त शासकों के समय क्या थे, सामंत थे। ठीक है, यह छोटे रूप में कार्यरत थे, मतलब उस टाइम छोटे पद पे थे, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार यह बहुत प्राचीन थे। भले उस समय इनका अस्तित्व ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी ये अच्छे खासे धीरे धीरे हुए। ठीक है, गंगा द्वाब जो है, गंगा द्वाब कन्नौज जो है गंगा यमुना द्वाब में अच्छे शासक के रूप में उत्कृष्ट हुआ, मतलब ये वहीं पे अवेलेबल है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो मौखरी वंश। ठीक है, मौखरी वंश, ये उत्पत्ति के बारे में ही बात करा जा रहा है। मौखरी वंश ने कुषाणों के पतन होने के बाद अपने स्वतंत्रता को घोषित कर दिया। ठीक है, किसके बाद, उत्तर गुप्तों के जो है पतन होने के बाद जो है इसमें कर दिया गया। ठीक है, ये अपना स्वतंत्रता घोषित कर दिया गया। अपने साम्राज्य विस्तार पर ये अग्रसर हो गए और इतिहासकार कनिंघम को गया में एक मुहर मिला जिस पर मौर्य काल की ब्राह्मी लिपि मोखली नाम, जो मैंने परिचय में लिखा हुआ था उसी बात पे अगर बात इसमें करा जा रहा है कि मौखली नाम
मिला लिखा हुआ, तो इससे हमें ज्ञात होता है कि यह बहुत ही प्राचीन है। इनके वंश का नाम को देख करके कैयट, वामन और जयादित्य, ये 3 जो लोग हैं, इन लोगों का मानना है कि मौखरी वंश का नाम किसी इनके आदि पुरुष के नाम पर रखा गया है, जिससे जो है ऐसा संभवतः लगता है कि ये पितृसत्तात्मक वंश था। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो मौर्यकालिक ब्राह्मी लिपि से यह भी सिद्ध होता है कि यह वंश भी प्राचीन तो है ही, ऐसा भी प्रतीत होता रहा है कि लिच्छवियों की तरह इनका भी कोई गणराज्य था, क्योंकि जब मुद्रा छपवा रहे हैं खुद से तो समझ लीजिए कि इनका भी कोई वंश हो सकता है, ऐसा माना जाता है। धीरे धीरे परिवर्तन के बाद यह राजतंत्र में बदल गया, मतलब कि यहाँ पे अब राजा शासन करने लगे। ठीक है। तो इस तरह से जो है इस वंश के बारे में बात किया जाएगा। एग्जाम में आंसर लिखिए या फिर किसी से बात कीजिए। उसके बाद जो है राजनीतिक इतिहास के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो जो है लंबा हो रहा है, तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।